और आपने इतना बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए कि हमारे फोन का कैमरा 1 लाख के अंडर ऐसा परफॉर्म करता है, वैसा परफॉर्म करता है, कंपटीशन कुछ नहीं। अरे क्या मतलब, ऑडियंस बेवकूफ है? तो क्या हाल है मेरे भाइयों का, सब बढ़िया है ना? गाइस, आज मैं जिस फोन के बारे में बात करने वाला हूं, उस फोन को लेके मैं पिछले 10 दिनों से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बिकॉज मुझे इस फोन से ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ये फोन, मैं जो अभी करेंटली 2 फोन्स यूज कर रहा हूं, उन दोनों को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि मुझे पर्सनली 2 फोन्स यूज करना पसंद ही नहीं है। मैं एक फोन यूज करता हूं इस टाइम पे, Oppo Find X9 Pro, बिकॉज इस फोन के कैमरास पिछले 11 साल में मैंने जितने भी फोन के कैमरास टेस्ट करे हैं, इससे अच्छी इमेजेस और कोई फोन का कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता, स्पेशली इंडोर में और लो लाइट में। इससे इमेजेस कैप्चर करने के बाद मैं किसी और फोन पे स्विच ही नहीं कर सकता, इतना अच्छा है इसका कैमरा। बट ये 220 ग्राम का फोन है, वेट ज्यादा है, जिस वजह से आधा 1 घंटा भी इस फोन को होल्ड करके रखो या फोन पे बात कर रहा होता हूँ तो हाथ थक जाता है। इसी वजह से सेकेंडरी फोन की तरह मैं Samsung S25 Edge यूज करता हूँ, जो बहुत ही ओवर प्राइस्ड फोन है। मैंने सेकेंड हैंड 65,000 में परचेज कर रखा है। सिर्फ 163 ग्राम वेट है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, कोई लैग नहीं, कैमरा क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास। तो कैमरास के लिए मैं इसको यूज ही नहीं करता। अगर लो लाइट में इससे मैंने इमेजेस कैप्चर करके आपको दिखा दी तो आपका तो पता नहीं, मेरा तो मूड खराब हो जाता है। इसीलिए कैमरा के लिए Oppo Find X9 Pro यूज कर रहा हूँ। अब 23 जनवरी को मोटरोला लॉन्च करता है मोटरोला सिग्नेचर, जिसका वेट रखते हैं 186 ग्राम, जो 190 ग्राम से कम है। बिल्कुल एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। थिकनेस भी सिर्फ 6.9 mm है। बहुत हाथ में कंफर्टेबल फील होता है। 1-2 घंटा मैंने इससे कॉल पे बात करी, फोन को नॉर्मली भी यूज करा, बिल्कुल हाथ नहीं थकता। और इसमें बैटरी कैपेसिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, जैसे कि सैमसंग में किया गया है। उसमें 3900 mAh की बैटरी है, इसमें 5200 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करी है, जो एक बेस्ट डिसीजन है मोटरोला का। तीसरी चीज किसी भी फोन में मेरे को चाहिए होती है कि फोन के स्टीरियो स्पीकर्स बहुत अच्छा साउंड करे। Oppo Find X9 Pro के स्पीकर्स ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है। Samsung S25 Edge के स्पीकर्स भी बस ठीक है, कोई बहुत कमाल के नहीं है। बट मोटरोला सिग्नेचर के स्टीरियो स्पीकर 55,000 छोड़ो, 80,000 रुपीज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं, सबसे बेस्ट साउंड करते हैं इसके स्पीकर। बोस के थ्रू ट्यून्ड है, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया गया है। इसमें जो क्वाड कप डिस्प्ले दी है, OLED डिस्प्ले है, अच्छी है कंटेंट देखने के लिए। बट मैं पर्सनली चाह रहा था कि फ्लैट डिस्प्ले देते तो ज्यादा बेटर रहता। इस पे टेम्पर्ड ग्लास वगैरह अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से फ्लैट डिस्प्ले की तरफ जाना चाहिए था। एज सच कॉस्ट कटिंग भी नहीं करी इस फोन के साथ। जो टाइप सी पोर्ट है वो USB 3.2 है। रैम स्टोरेज एकदम हाई स्पीड वाली दी है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। प्रोसेसर भी Snapdragon 8 Gen 5 दे दिया। 25 लाख से ऊपर Antutu स्कोर आते हैं। मुझे पर्सनली स्टॉक एंड्रॉइड पिक्सल फोन्स बहुत पसंद है। मोटरोला का भी जो यूजर इंटरफेस है वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड है, प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। सब कुछ सॉर्टेड। ये फोन एक परफेक्ट स्मार्टफोन हो सकता था। इवन मोटरोला ने इसका वेट इतना कम रखा, जबकि इसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो जस्ट लाइक Oppo Find X9 Pro का प्राइमरी कैमरा LYT 828 दिया। 1/1.28 इंच का सेंसर, इतना लार्ज सेंसर और फोन का वेट तब भी इतना कम। बस एक चीज, अगर आपको मोटरोला सिग्नेचर लोएस्ट प्राइस पे परचेस करना है, देन सेल्समार्ट कैफे से परचेस करो। मैं स्टोर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बेस वेरिएंट जो 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, वो आपको 55,000 की जगह 53,000 रुपीज में मिल जाएगा। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। ठीक है, Oppo Find X9 Pro जितनी अच्छी इमेजेस कैप्चर ये नहीं कर पाएगा, वो 1 लाख का फोन है। Oppo की इमेज प्रोसेसिंग, नॉइस रिडक्शन, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। उसके साथ मोटरोला compete नहीं कर पाएगा। इन्होंने लास्ट ईयर भी कोशिश करी थी Moto Edge 50 Ultra के साथ, और ये बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए थे। दोबारा उसी सेगमेंट में फोन लॉन्च करा है, इस बार नाम मोटरोला सिग्नेचर कर दिया है, और इस बार भी इसके कैमरा ने डिसअपॉइंट कर दिया। डिसअपॉइंट छोटा वर्ड है। जब मैं आपको एक एक इमेजेस कंपेयर करके दिखाऊंगा, Find X9 Pro से नहीं कर रहा मैं इससे 10,000 रुपीज एक्सपेंसिव या फिर 9,000 रुपीज एक्सपेंसिव Oppo Find X9 से कंपेयर करूंगा इमेजेस, जिसका सेंसर थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू मोटरोला। 1/1.43 इंच का सेंसर है, और ये LYT 808, तो थोड़ा सा इंफीरियर कैमरा सेंसर का यूज करा है। बट Oppo एंड Vivo अपने फ्लैगशिप या फिर सेमी फ्लैगशिप फोन्स में फेमस है कमाल की इमेज प्रोसेसिंग के लिए, और उस वजह से ये ब्रांड्स काफ़ी रिलायबल भी है। जब बात आती है बढ़िया इमेजेस कैप्चर करने की, तो हम सब इन 2 ब्रांड्स की तरफ ज़रूर देखते हैं। मोटरोला का ट्रैक रिकॉर्ड कैमरास की जब बात आती है तो हमेशा से कुछ खास रहा नहीं, और मैंने जब इस बार इमेजेस कंपेयर करी तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, बट डिसअपॉइंट कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा।
अगर लो लाइट में या इंडोर में जब भी आप इमेजेस कैप्चर करो, तो चाहे डीएसएलआर से कैप्चर कर रहे हो, चाहे स्मार्टफोन के कैमरा से कैप्चर कर रहे हो, जब इमेजेस को ज़्यादा ब्राइट दिखाना होता है तो कई बार कुछ स्मार्टफोन के कैमरास ISO को बहुत ऊपर ले जाते हैं। जो ISO की वैल्यू है वो मोटरोला में बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड पे 2300 तक टच कर रही है लो लाइट में, वेयर एज ओप्पो फाइंड X9 1000 ISO वैल्यू पे ज़्यादा ब्राइट और बेटर इमेजेस कैप्चर करता है। ये सब एक्सप्लेन करूंगा साइड बाय साइड जब इमेजेस कंपेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोटरोला से मेरा एक सवाल है, आई एम श्योर आप इस वीडियो को देख रहे हो, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि, मेरे को पता है आपने बहुत मेहनत करके इस प्रोडक्ट को लॉन्च करा है, इवन मेरी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, बट मेरा एक सवाल है आपसे, इंडोर में या लो लाइट में जब LYT 828 इतने केपेबल सेंसर से हम इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसका ISO 2000 से ऊपर क्यों जा रहा है? जितना ज्यादा ISO जाएगा उतनी ज्यादा इमेज में नॉइस आएगी, ये तो आपको भी पता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है? इमेज प्रोसेसिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हो या दिक्कत क्या है? मुझे प्लीज अगर हो सके तो कॉन्टैक्ट करो या रीजन देना इसका एक। इससे पहले लो लाइट की इमेजेस की तरफ मूव करूं, जल्दी से डे लाइट की इमेजेस एक्सप्लेन कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं कलर साइंस से। पहले इमेज दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा से कैप्चर की है और क्लियरली जो स्काई का ब्लू कलर है वो ज्यादा एक्यूरेट, बेटर मेंटेन्ड है ओप्पो की इमेज में। इवन बिल्डिंग के ऊपर थोड़ी सनलाइट भी आ रही है, सो एक्चुअल वार्म टोन, जो एक्यूरेट वार्म टोन है वो ओप्पो फाइंड X9 ज्यादा बेटर मेंटेन कर रहा है, नेचुरल कलर्स मेंटेन करता है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करा मैंने, तो अब एक इशू मोटरोला में ये लगा मुझे कि फ्लोर पे जो सनलाइट हिट कर रही है यहाँ पे थोड़ा वियर्ड सा ग्रीनिश टिंट देखने को मिल रहा है, वेयर एज ओप्पो फाइंड X9 अभी भी कलर्स काफी एक्यूरेट मेंटेन कर रहा है अपनी इमेज में। अगर बात करें टेलीफोटो लेंस की, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों फोन से 85 mm पे एक ये पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करा और अभी सिर्फ कलर साइंस की बात हो रही है, एज डिटेक्शन डिटेल्स बाद में आएंगे। क्लियरली जो मेरी टी शर्ट और जैकेट का ब्लू शेड है वो थोड़ा अलग है, जिसको बहुत नेचुरल तरीके से मेंटेन करता है ओप्पो फाइंड X9, वेयर एज मोटरोला में ठीक है बट थोड़े से और अच्छे से डिफरेंशिएट करना चाहिए था जैकेट और टी शर्ट के कलर्स को, जो वो नहीं कर पाया। इवन स्किन टोन्स भी ओप्पो की इमेज में ज्यादा नेचुरल देखने को मिली और अगर आप मेरी बियर्ड की तरफ देखोगे तो डायनामिक रेंज भी ओप्पो की इमेज में ज्यादा अच्छे से मेंटेन्ड है। मोटरोला में थोड़ी सी पेल वाइट स्किन टोन्स आई हैं, इवन दो इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही थी। नेक्स्ट सैंपल शॉट में डायरेक्ट सनलाइट आ रही है फेस पे और ये भी एक पोर्ट्रेट शॉट है जो मैंने 85 mm पे ही कैप्चर करा है। एंड मैं आपको बता दूं, इन दोनों फोन्स में जो टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस दिया है वो एग्जैक्टली सेम सोनी LYT 600 दिया है। कलर साइंस और इमेज प्रोसेसिंग का क्लियर डिफरेंस आप नोटिस करोगे। फेस पे सनलाइट हिट कर रही है, एक तरफ से थोड़ी सी शैडोज आ रही हैं, मेरी नेक की तरफ और बियर्ड की तरफ देखना थोड़ी सी शैडोज है। क्लियरली डायनामिक रेंज ओप्पो की इमेज में बेटर है एंड ये शैडो वाले एरियाज में बेटर डिटेल्स पुल आउट कर लेता है कंपेयर टू मोटरोला सिग्नेचर। इनफैक्ट ये सेम इमेज मैंने दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा से एक बार दोबारा कैप्चर करी और अभी भी मेरे को मोटरोला सिग्नेचर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, पर इसने डिसअपॉइंट कर दिया बिकॉज डायनामिक रेंज क्लियरली ओप्पो फाइंड X9 की इमेज में ज्यादा बेटर मेंटेन्ड है। चाहे आप फोरग्राउंड में मेन सब्जेक्ट की तरफ देख लो, चाहे बैकग्राउंड में शैडोड एरियाज की तरफ देखो, ओप्पो की इमेज ना ही सिर्फ बेटर एक्सपोज्ड है, शैडोड एरियाज में हाईलाइट्स बेटर मेंटेन्ड है, उसी के साथ साथ ये डिटेल्स भी बेटर पुल आउट कर लेता है डार्क एरियाज में कंपेयर टू मोटरोला सिग्नेचर, जिसका सेंसर साइज ज्यादा बड़ा है। टेक्निकली उस सेंसर में ज्यादा लाइट एंटर होनी चाहिए बट ये स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियरली क्रश शैडोज देखने को मिल रही है प्राइमरी सेंसर में, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करने के बाद थोड़ी सी डायनामिक रेंज दोनों इमेजेस में बेटर हो सकती थी, डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिली, बट मोटरोला सिग्नेचर की इमेज में ह्यूमन सब्जेक्ट यानी मैं, जैकेट की तरफ देख लो, मेरे फेस की तरफ देख लो, क्लियरली थोड़ा थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा है मेरा फेस और अच्छे से हाइलाइट्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा जब हार्श सनलाइट हिट कर रही है सब्जेक्ट पे। ओप्पो फाइंड X9 का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी बहुत अच्छे से हाइलाइट्स को मेंटेन कर लेता है। अगर पेरिस्कोप लेंस की बात करें तो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ मैंने बिल्डिंग पे जूम करके इमेज कैप्चर करी। दोनों इमेजेस में डिटेल सफिशिएंट है, बहुत थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस है, बट अगेन मोटरोला फॉर सम रीजन हाइलाइट्स को उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा। ना अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर कर पाता है हाइलाइट्स अच्छे से मेंटेन और ना ही इसका पेरिस्कोप लेंस। कुछ एरियाज आप देखोगे ओवर एक्सपोज हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, इस सेगमेंट के फोन से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, एक चीज है, जब पोर्ट्रेट शॉट्स हम कैप्चर करते हैं तो मैंने बताया कि यस पोर्ट्रेट शॉट्स में डे लाइट में स्किन टोन्स ओप्पो में बेटर है, डायनामिक रेंज ओप्पो में बेटर है,
बट डिटेल्स दोनों इमेजेस में ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है। तो मोटरोला सफिशिएंट डिटेल्स कैप्चर कर लेता है डे लाइट के पोर्ट्रेट्स में। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों फोन के कैमरास एजेस को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट सेपरेशन, सब्जेक्ट फोकस भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो डे लाइट में पोर्ट्रेट्स आप मोटरोला से भी अच्छे कैप्चर कर लोगे। बट जैसे ही मूव करते हैं हम लो लाइट में, तो मोटरोला सिग्नेचर के पेरिस्कोप लेंस के पसीने छूट जाते हैं। इस इमेज में जमीन आसमान का डिफरेंस देखने को मिल गया, जबकि दोनों में पेरिस्कोप लेंस एक्जैक्टली सेम LYT600 है। दोनों का सेंसर साइज भी सेम है, 1/1.95 इंच के सेंसर है। सबसे पहले कलर साइंस में डिफरेंस, अगर आप स्किन टोन्स की तरफ देखोगे तो क्लियरली ओप्पो में ज्यादा एक्यूरेट नेचुरल स्किन टोन्स देखने को मिल रही है। मोटरोला फॉर सम रीजन कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा लो लाइट में फेयर करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बार को एक्सेप्टेबल था, लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि मोटरोला की इमेज काफी सॉफ्ट आई है, ओप्पो की इमेज में डिटेल्स एकदम सफिशिएंट है। अब ये एक ऐसा फ्रेम है जब मैंने दोनों फोन के पेरिस्कोप लेंस को थोड़ा सा और पुश करा, अगेन 85 mm पे ये वाला पोर्ट्रेट कैप्चर करा, और क्लियरली अब मोटरोला सिग्नेचर और भी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। बिकॉज एक तो स्किन स्मूथनिंग देखने को मिल रही है, ओप्पो की इमेज में स्किन टोन ज्यादा नेचुरल साइड पे है। द वर्स्ट पार्ट इज, अगर आप नेक और हेड की तरफ ये वाले एरिया में नोटिस करना, तो मोटरोला सिग्नेचर की इमेज में नॉइस कहां से आ गई इतनी। ओप्पो फाइंड X9 सेम कैमरा सेंसर होने के बाद भी ओप्पो के पोर्ट्रेट शॉट में तो नॉइस है ही नहीं। ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। डिटेल्स भी ओप्पो की इमेज में काफी बेटर देखने को मिल रही है। मोटरोला थोड़े सॉफ्ट पोर्ट्रेट्स कैप्चर करता है, डिटेल्स सफिशिएंट नहीं है। अब जैसे ही मैंने इन दोनों फोन के कैमरास पे थोड़ा सा तरस खाया, मतलब थोड़ा सा अब लाइट फेस पे हिट कर रही है, सफिशिएंट लाइट है इस टाइम पे फ्रेम में, तो क्लियरली दोनों इमेजेस में एज सच नॉइस देखने को नहीं मिली। मोटरोला का सेंसर भी अब अच्छी इमेज कैप्चर कर लेता है विदाउट नॉइस। इवन डिटेल्स भी जस्ट लाइक ओप्पो फाइंड X9 दोनों इमेजेस में सफिशिएंट देखने को मिल रही है। तो जितना एक्सट्रीम लो लाइट में, वैसे वो एक्सट्रीम लो लाइट नहीं थी, बट जितना लो लाइट में स्ट्रगल करते हैं, अगर आप थोड़ी सी सफिशिएंट लाइट दे दोगे तो मोटरोला बहुत कम नॉइस के साथ, सफिशिएंट डिटेल्स के साथ पोर्ट्रेट तो कैप्चर कर लेता है। बट जस्ट लाइक डे लाइट, कलर साइंस बिल्कुल हिडियस देखने को मिलती है। आई मीन लुक एट द कलर ऑफ द स्वेटशर्ट। ये मरून कलर जो है ना स्वेटशर्ट का, ये ओप्पो फाइंड X9 ने बहुत अच्छे से मेंटेन करा है, वेयर एज मोटरोला में कलर्स थोड़े से वॉश्ड आउट है। अगर मैं स्किन टोन्स की भी बात करूं तो बहुत वियर्ड सा पेल वाइट सा एक इफेक्ट देखने को मिला है फेस पे। मतलब स्किन टोन्स तो इतनी सफिशिएंट लाइट होने के बाद भी इसने बहुत वियर्ड कर दिए हैं। इस इमेज को कोई फिल्टर लगा के फिक्स करना मेरे को तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। आई मीन इसको मैं कहाँ पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसी इमेज को मैं अपलोड ही नहीं कर सकता। बहुत हो गए लो लाइट के पोर्ट्रेट शॉट्स। प्राइमरी कैमरा सेंसर पे मूव करते हैं, जो मेन एडवांटेज मिलती है मोटरोला को, बिकॉज एक बहुत ही लार्ज सोनी LYT 828 सेंसर का यूज किया है, 1/1.28 इंच का सेंसर। बार बार रिपीट कर रहा हूँ वीडियो में, बिकॉज ये सेंसर केपेबल बहुत ज्यादा है। कमाल का कैमरा सेंसर दिया है, 1 लाख रुपए वाले फोन्स में होता है। और अब देखो ये इमेज क्वालिटी इसकी लो लाइट में। तो इस वाले सैंपल शॉट में फर्क ये है कि एक साइड से थोड़ा सा फेस पे शैडो आ रही है और एक तरफ थोड़ा ब्राइट एरियाज हैं। फॉर सम रीजन मोटरोला की इमेज प्रोसेसिंग लैक करती है या फिर क्या, बट ये ज्यादा इमेज को ब्राइट दिखाने के प्रोसेस में ISO वैल्यू को 2000 से ऊपर रख रहा है। ओप्पो फाइंड X9 ISO वैल्यू को अराउंड 1000 रखता है। उसके बाद भी ओप्पो फाइंड X9 की इमेज क्लियरली ज्यादा बेटर एक्सपोज्ड है, ज्यादा ब्राइट इमेज कैप्चर कर रहा है ओप्पो। एंड अगर शैडोड एरियाज में देखोगे तो शैडोड एरियाज में ज्यादा बेटर डिटेल्स पुल आउट कर लेता है ओप्पो फाइंड X9। और मैंने इंटेंशनली 2 ह्यूमन सब्जेक्ट की लो लाइट में प्राइमरी कैमरा से इमेज कैप्चर करी। एक का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर साइड पे है, एक का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क साइड पे है। तो पहली इमेज में स्किन टोन्स में डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बट सेकेंड इमेज में कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क साइड पे है और अब स्किन टोन्स में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्लियरली ओप्पो फाइंड X9 की इमेज में स्किन टोन्स ज्यादा नेचुरल हैं और वो जो जैकेट का मरून कलर है वो प्राइमरी कैमरा भी जस्ट लाइक द पेरिस्कोप लेंस ज्यादा बेटर कलर्स मेंटेन कर लेता है ओवरऑल ओप्पो फाइंड X9। और ओप्पो फाइंड X9 की इमेज में डिटेल्स भी बेटर है। मोटरोला की इमेज में ध्यान से देखो, जूम करके भी दिखा रहा हूँ, इमेज थोड़ी सॉफ्ट आई है और जितनी डिटेल्स होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। अब ये लास्ट सैंपल शॉट जो मैंने कैप्चर करा है ना, इसने काफी सारे सवाल मेरे मन में खड़े कर दिए हैं और मैं अब डायरेक्टली मोटरोला से बात करना चाहता हूँ। नो डाउट इस वाले सैंपल शॉट को दूर से देख रहे हैं तो क्लियरली मोटरोला की इमेज ज्यादा ब्राइट है, बट इतना ज्यादा ब्राइट इमेज को करने की जरूरत क्या थी जब आपको ISO वैल्यू को अगेन 2000 से ऊपर ले जाना पड़ रहा है इमेज को ज्यादा ब्राइट दिखाने के प्रोसेस में। क्या ओप्पो फाइंड X9 की इमेज देखने में बुरी लग रही है?
नहीं, यस उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है बट वो बुरी नहीं लग रही। द बेस्ट पार्ट इज ओप्पो ISO वैल्यू को अगेन 1000 के अराउंड रखता है। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो स्काई ज़्यादा ब्राइट मोटरोला की इमेज में ही है, बट स्काई में नॉइस किस इमेज में है? मोटरोला की इमेज में। ओप्पो फाइंड X9 की इमेज में नॉइस ना के बराबर है। लो लाइट में इतना केपेबल सेंसर होने के बाद भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सेंसर में लाइट ज्यादा एंटर हो पाती है क्योंकि ये बड़ा सेंसर है और बहुत केपेबल सेंसर है, देन ब्राइट इमेजेस दिखाने का क्या सेंस बनता है जब उसमें नॉइस आ रही है? तो हमें चाहिए कि इमेज में नॉइस कम हो और डिटेल्स बेटर हो, कलर्स नेचुरल साइड पे हो। अगर ह्यूमन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो चाहे प्राइमरी कैमरा से मैं लो लाइट में इमेज कैप्चर कर लूं, चाहे पेरिस्कोप से कर लूं, कलर्स ये ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा। मरून कलर क्यों ब्लोन आउट हो रहा है, स्किन टोन्स क्यों ये नेचुरल नहीं रख पा रहा। और आपने इतना बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए कि हमारे फोन का कैमरा 1 लाख के अंडर ऐसा परफॉर्म करता है, वैसा परफॉर्म करता है, कंपटीशन कुछ नहीं। अरे क्या मतलब, ऑडियंस बेवकूफ है? मैंने सेम इमेज दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर से भी कैप्चर करी है। फोरग्राउंड में कुछ डार्क एरियाज हैं, यस थोड़ी सी नॉइस दोनों इमेजेस में देखने को मिल रही है, काफी सिमिलर नॉइस है, बट क्लियरली ओप्पो फाइंड X9 की इमेज में डिटेल्स बेटर है, ओवरऑल इमेज ज्यादा ब्राइट भी है एंड डिटेल्स भी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो लो लाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी ओप्पो का ही बेटर परफॉर्म करता है। वीडियो सैंपल्स पे आते हैं 4K 30 FPS पे। प्राइमरी कैमरा का सैंपल पहले दिखा रहा हूं मैं आपको। क्लियरली थोड़ी सी सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे। मोटो सिग्नेचर में पूरा सब्जेक्ट ओवर एक्सपोज हो रहा है। ओप्पो फाइंड X9 का हाईलाइट मैनेजमेंट बिल्कुल इमेज क्वालिटी की तरह वीडियो सैंपल्स में भी ऑन पॉइंट है। मैं थोड़ा शैडोड एरियाज में मूव करा, अब मोटरोला भी अच्छा परफॉर्म करता है। बट अगेन जैसे ही मैं धीरे धीरे सनलाइट की तरफ मूव करता हूं तो एक्सपोजर शिफ्ट ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है ओप्पो फाइंड X9 में। एंड अगेन एक्सपोजर मैनेजमेंट तो बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता है ओप्पो। मोटरोला बहुत स्ट्रगल करता है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करता हूँ, उसके बाद भी मोटरोला सिग्नेचर एक्सपोजर मैनेज करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हाइलाइट्स ब्लोन आउट हो रही हैं, काफ़ी ओवर एक्सपोज्ड सी वीडियो है, मेरे को अच्छी नहीं लग रही इस तरीके के सैंपल। और अगर मैं पेरिस्कोप लेंस से 3x पे रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, देन अब दोनों फ़ोन के कैमरास हाइलाइट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। मोटरोला में थोड़ी सी वार्म टोन ज़्यादा देखने को मिल रही है। ओप्पो फाइंड X9 में मेरी जैकेट का कलर, ओप्पो में भी है वार्म टोन बट वो काफ़ी सही है जितनी होनी चाहिए। जैकेट का कलर भी ओप्पो में बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। वीडियो स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए इस टाइम पे भाग के चेक किया एंड थोड़ी सी जिटरीनेस दोनों वीडियोस में है। कंसिडरिंग द प्राइस स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी और स्मूथ होनी चाहिए थी। लो लाइट में मूव करते हैं तो दोनों वीडियोस में येस नॉइस देखने को मिलती है, नॉइस थोड़ी और कम हो सकती थी। अगर धीरे धीरे ह्यूमन सब्जेक्ट की तरफ चलें देन अगेन ओप्पो फाइंड X9 में स्किन टोन्स एंड ओवरऑल जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल साइड पे है कंपेयर टू मोटरोला सिग्नेचर। फ्रंट कैमरा के अगर वीडियो सैंपल दिखाऊं तो 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। जस्ट लाइक द रियर कैमरा मोटरोला में पूरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है। हाईलाइट मैनेजमेंट बहुत पुअर है, बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इवन दो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ये सब मैं टेस्ट कर रहा हूँ मोटरोला में, उसके बाद भी हाईलाइट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। स्किन टोन्स ओप्पो फाइंड X9 बहुत नेचुरल रखता है। मैं थोड़ा सा शैडोड एरियाज में मूव कर गया, अब अच्छे से हाइलाइट्स को मेंटेन कर लेते हैं दोनों फोन के कैमरास। बट जैसे कि बीच बीच में मैं थोड़ा सा सनलाइट में दोबारा मूव करता हूं तो जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो क्लियरली ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है ओप्पो फाइंड X9 में। तो फ्रंट कैमरा की जो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है वो क्लियरली ओप्पो की बेटर है। हाँ, मैं भाग के अगर दिखाऊं वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो वीडियो स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा की दोनों फोन्स की मुझे अच्छी लगी है। अच्छा, सेल्फी मैंने डायरेक्ट सनलाइट में ही कैप्चर करी। सरप्राइजिंगली मोटरोला सिग्नेचर का कैमरा अब एक्सपोजर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता है, बिल्कुल भी हाइलाइट्स ब्लोन आउट नहीं हो रही। ओप्पो ने भी बहुत अच्छे से मेंटेन करी है हाइलाइट्स, बट फॉर सम रीजन जो स्किन टोन्स हैं वो अगेन ओप्पो फाइंड X9 में ज़्यादा नेचुरल साइड पे देखने को मिली। मोटरोला में ना थोड़ी वार्म टोन ज़्यादा है, इतनी होनी नहीं चाहिए, इवन दो सनलाइट हिट कर रही है बट येलोइश टिंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड थोड़ी सी स्किन टोन्स नेचुरल जैसे कि बताया ओप्पो की है। लो लाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओप्पो फाइंड X9 इमेज को थोड़ा ब्यूटीफाइड कर रहा है। अगर आप नोज और लिप्स की तरफ देखोगे तो ओप्पो में कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफाइड है यार, मतलब स्किन टोन्स, जबकि ब्यूटिफिकेशन पूरी तरीके से डिसेबल्ड थी दोनों फोन्स में। वेयरएस मोटरोला सिग्नेचर में थोड़ी वार्म टोन लो लाइट में भी देखने को मिल रही है। तो स्किन टोन्स ना डे लाइट में ज़्यादा नेचुरल देखने को मिलती है मोटरोला में, ना लो लाइट में। एंड ओप्पो फाइंड X9 भी लो लाइट में अच्छी स्किन टोन्स मेंटेन नहीं कर पाता। थोड़ी सी नॉइस ऑब्वियसली लो लाइट है तो देखने को मिलेगी दोनों इमेजेस में। बाकी अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करूँ तो एजेस दोनों फोन के कैमरास ठीक डिटेक्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक नॉन पोर्ट्रेट शॉट्स, स्किन टोन्स का फर्क है थोड़ा सा, बाकी हाईलाइट मैनेजमेंट ठीक है। वेल, इन सभी सैंपल्स को एक्सप्लेन करने के बाद कहाँ मैं सोच रहा था कि मोटरोला सिग्नेचर को एक प्राइमरी फ़ोन की तरह यूज़ करूँगा और ये मेरे दोनों फ़ोन्स को रिप्लेस कर देगा, बट ये फ़ोन रखने लायक नहीं है। मैं इस टाइम पे
दोनों फोन्स वो यूज़ करूंगा, सैमसंग S25 Edge एंड ओप्पो फाइंड X9 Pro। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कंटेंट बिल्कुल अनबायस्ड था। उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों के पैसे ज़रूर बचेंगे इस वीडियो को देखने के बाद।